एक ऐसी कंपनी जिसको एक टाइम पे बॉलीवुड ने सर पे बिठा के रखा। रणबीर कपूर, फरहान अख्तर और कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस ने इनके प्रमोशंस करे, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने। आज उस कंपनी की फेलियर स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हो गया इतना बड़ा बदलाव, आइए देखते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है हरगप त्यागी और आज हम लोग केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं आस्क मी बाजार की। कहानी शुरू होती है 1991 में, जब इंडिया में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के आने के बाद इंडिया में कंपनीज का आना चालू हुआ, उनकी इन्वेस्टमेंट चालू हुई, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनीज बनना चालू हुई और तब जन्म हुआ येलो पेजेस का। येलो पेजेस एक डायरेक्टरी थी, एक ऑनलाइन किताब थी। आप क्या कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, उस किताब में डिटेल्स होती थी बिजनेसेस की, जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती थी। इंडिया में ये येलो पेजेस की सर्विसेज चालू करी गेट इट इन्फो सर्विसेज नाम की कंपनी ने, और ये लोग मर्चेंट्स की लिस्टिंग करते थे येलो पेजेस पे। आप देखते होंगे आपके फ़ोन में डायरेक्टरी होगी, अगर आप सोसाइटी में रहते होंगे तो डायरेक्टरी होती होगी जिसमें हर फ्लैट में कौन कौन रहता है, आपकी सोसाइटी में कौन कौन रहता है, उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर्स, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें होते हैं। तो ऐसी ये मर्चेंट्स की, एसएमईज की डायरेक्टरी थी। 2006 में इंडिया का जो रिटेल इकोसिस्टम था वो प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया पे जाना चालू हुआ। धीरे धीरे डिजिटल रेवोल्यूशन आना चालू हुआ, लोगों ने डिजिटल एक्सेप्ट करना चालू हुआ। उस टाइम पे एक कंपनी बनी askme.com, जिसको नेटवर्क 18 ग्रुप ने बनाया। 2010 में ये पोर्टल खोला गया जहां पे ये मर्चेंट की लिस्टेड होती थी, वेरी सिमिलर टू आज के टाइम के डिजिटल मार्ट और ट्रेड इंडिया। 2012 में इस कंपनी को गेट इट इन्फो ने एक्वायर कर लिया और 2013 में वो लोग इसका मार्केट प्लेस लिया है आस्क मी बाजार के नाम से। अच्छा, 2013 में ई कॉमर्स सेगमेंट में घुसने के लिए आस्क मी बाजार थोड़ा सा लेट तो था, क्योंकि इससे पहले और कंपनीज आ चुकी थी, बट उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 15 मिलियन एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इंफॉर्मेशन, उनका डाटाबेस ऑलरेडी येलो पेजेस की सर्विसेज जो ये लोग चला रहे थे उसके थ्रू कलेक्टेड था। बहुत बड़ा सप्लायर बेस इनके पास ऑलरेडी था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके पास ऑलरेडी थी। टाइम भी कुछ ज़्यादा ये लोग खास लेट हुए नहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जो एक कंपनी बर्बाद हो गई। आज वही 7 रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आज की वीडियो की जब मैं केस स्टडी लिख रहा था ना, जब इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, ये वो एक केस स्टडी है जो सबको सुननी चाहिए। और मेरा ऐसे खून खोल रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को कि यार अगर ये रीजंस है ना आपके फेल होने के, तो इससे अच्छा तो भाई आप धंधा मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इन कारणों की वजह से आप फेल हो रहे हो ना बिजनेस में, तो बॉस आप लायक ही नहीं हो बिजनेस शुरू करने के लिए। सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ फोकस। इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, इनको पता ही नहीं है कि पैसा आएगा कहाँ से। इनकी टॉप मैनेजमेंट की सुनो तो वो तो कहते हैं कि पहले कुछ सालों तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे रेवेन्यू आएगा कैसे, हम बस पैसा खर्च करे जा रहे थे। इस कंपनी ने, आस्क मी बाजार ने लिटरली हर सेगमेंट में पैर फैलाए, हर सेगमेंट को ट्राई किया, लेकिन कहीं से भी कुछ मिला नहीं। कहीं ये अपनी पोजीशन बना नहीं पाए, कहीं भी कुछ सही से चला नहीं पाए, क्योंकि फोकस ही नहीं है ना भाई। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, पैसा आएगा कैसे, जाएगा कैसे, तो क्या ही उखाड़ लोगे तुम बिजनेस में आके। इन पे पता है कौन सा गाना फिट होता है? आओ चलो सुनते हैं कौन सा फिट होता है। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अगला मेरा रीजन है नीडलेस एक्विजिशन। जैसे कि मैंने कहा कि एक कंपनी हर जगह अपने हाथ मार के आई है, तो इसने ऐसे ऐसे एक्विजिशंस करे, ऐसे ऐसे एक्विजिशंस करे जो कि इतने डाइवर्सिफाइड थे, नथिंग रिलेटेड टू ये जो काम कर रहे हैं उससे। इन्होंने गेट एट लोएस्ट नाम की कंपनी एक्वायर करी, जो कि ग्रोसरी सेगमेंट में थी। अरे भाई, ग्रोसरी का ई कॉमर्स अलग होता है, तुम जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो एसएमईज का ई कॉमर्स अलग होता है। दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो? पहले जो कर रहे हो वो तो सही से कर लो, उसके बाद नए का काम कर लेना। इन्होंने मेबल कार्ट नाम की कंपनी एक्वायर करे, जो कि फर्नीचर में थी। मतलब समझे हाउ रिडिकुलस। तुम ग्रोसरीज एक्वायर कर रहे हो, तुम फर्नीचर एक्वायर कर रहे हो, और जो तुम्हारा मेन काम है वो तुमसे हो नहीं रहा है। क्या पागलपंती है। और अच्छा, इतना ही नहीं, 2014 में तो फिर भी एक्विजिशंस के लिए फंड जमा करना थोड़ी आसान बात थी, लेकिन 2016 आते आते जैसे इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी ग्रो होने लगी, थोड़ी मैच्योर होने लगी, क्या हो गया, 2016 में आते आते इनके पास पैसे की कमी पड़ने लगी एक्विजिशंस को फंड करने के लिए। अब उसके बाद बताओ क्या करें? उसके बाद कुछ नहीं करे भाई, कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई। तीसरा रीजन है वीक टेक्नोलॉजी। आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में हो, इतना सारा आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, तो सबसे पहले तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये वो धंधा है जो टेक्नोलॉजी से चलता है। और
तुम्हारे पास वही नहीं है तो क्या ही कर लोगे तुम मार्केट में आके। मैनेजमेंट की बैंडविड्थ और एक्सपर्टीज इनके पास है ही नहीं। मतलब इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें से, या टॉप मैनेजमेंट थी उसमें मैक्सिमम लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड के थे। भाई तुम एक टेक कंपनी चला रहे हो, मार्केटिंग के लोग लेके बैठे हो, तुम्हारा टेक्नोलॉजी पार्टनर कहाँ है, तुम्हारा टेक्नोलॉजी फाउंडर या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कहाँ है? कहीं नहीं है। ये लोग सीआरएम यूज नहीं करते थे। क्या करते थे? कोई सीआरएम नहीं था। आज छोटे से छोटा स्टार्टअप भी थोड़े बहुत पैसे आ जाए ना तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर लेने की सोचता है। ये लोग काम किस पे कर रहे थे? एक्सेल शीट पे। इतनी बड़ी कंपनी, नेशनल लेवल की कंपनी संभालने जा रहे हो, नेशनल लेवल की कंपनी बनाने जा रहे हो, इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया और एक्सेल पे काम कर रहे हो? क्या पागलबंदी चल रही है ये? मैनेजमेंट में तुम्हारे लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास रत्ती भर भी नहीं है। इनका जरा जाके यूआई यूएक्स देख लेना जरा इनकी वेबसाइट का उस टाइम पे, रद्दी बकवास। फिर भी ट्रैफिक आ रहा था, वो तो चलो मैं तो कहूँगा लोगों का बड़प्पन था जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वरना इनके बिजनेस में कोई काम धंधा कुछ जैसा कुछ था नहीं कि जो इनको सपोर्ट किया जाए, इनसे माल लिया जाए। बीपीए का नाम, बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। कैसे करोगे ऑटोमेशन जब एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो? तो जब कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं लगा रखा तो कहाँ ध्यान है? बस मार्केटिंग कर लो जी, कर लो मार्केटिंग, ले लो धतूरा, दिमाग खराब। अगला रीजन, फोर्थ रीजन मैं आपके सामने इनके फेलियर का लेके आ रहा हूँ, इनकंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। कैसे होगी स्ट्रैटेजी जब फोकस ही नहीं है? तो वजीर एडवाइजर्स की बात माने, उनके जो फाउंडर हैं सैनी साहब, उनकी बात माने तो ये कंपनी पहले जस्ट डायल बनने चली गई, फिर फ्लिपकार्ट बनने चली गई, फिर बिग बास्केट स्नैपडील बनने चली गई, शॉपक्लूज बनने चली गई। अरे भाई करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? समझा दो एक बार शांति से बैठ के, तुम सारे आपस में डिसाइड कर लो ना कि करना क्या है। औरों को तो कंफ्यूज मत करो। पहले B2B कर रहे थे, फिर B2C में चले गए, फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में चले गए, फिर हब एंड स्पोक मॉडल में चले गए। अरे क्या पागलबंदी लगा रखी है? ये चल क्या रहा है? ये बिजनेस ऐसे होते हैं? बिजनेस ऐसे करते हैं? बिजनेस पता नहीं कुछ भी करे जा रहे हैं। अच्छा जब इतना सब कुछ होने के बाद कैश क्रंच, अगला रीजन कैश क्रंच तो होना ही था ना, पैसे तो अपने आप खत्म पड़ते। जब एक्विजिशन पे एक्विजिशन हो रही है, डाइवर्सिफाइंग पे डाइवर्सिफाइंग हो रही है, मैनेजमेंट तुम्हारी ढंग की नहीं है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है नहीं, फोकस तुम्हारे पास है नहीं, तो पैसे तो खत्म होने ही थे। 2011 से 12 वाले फाइनेंशियल ईयर देखें और 2014-15 का फाइनेंशियल ईयर देखें तो इनके रेवेन्यू बेशक डबल हुए होते, मार्केटिंग टीम थी ना, होते रेवेन्यू डबल हुए, लेकिन लॉसेस 6 टाइम्स हो गए। 245 करोड़ का लॉस हो गया, से लॉस बढ़ गया। 245 करोड़ से लॉस बढ़ा, जितना पहले था ना 11-12 में जितना था उससे 245 करोड़ में लॉस बढ़ा, 6 टाइम्स हुआ लॉस। होता है इतना हाई कैश बर्न रेट, इतना हाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। और मैंने पिछली वीडियो में जो हमने मार्केटिंग सीक्रेट्स की वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था हमने कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम करनी है तो आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग पे ध्यान दो। कोई धंधा तो है नहीं, कोई काम है ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ, काम ही नहीं किया रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग पे। कस्टमर लाए जा रहे हैं, बस पुराने वाले छोड़ के जा रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। अरे भाई रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग वीडियो नहीं देखा तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले जाके मार्केटिंग के 5 सीक्रेट्स पे हमने इससे पहले वीडियो करी है, वो जाके देखो। उसमें बताया हमने 70% कॉस्ट एफिशिएंट पड़ता है आप पुराने कस्टमर को वापस से लेके आते हो। तो ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पैसा खर्च करे जा रहे हैं, नए कस्टमर लाते जा रहे हैं, इनके पुराने कस्टमर इनसे छोड़ते जा रहे हैं, तो कैश तो अपने आप बर्न होगा। कैश क्रंच की सिचुएशन तो अपने आप आएंगे, कोई वो थोड़ी है। छठा रीजन, सिंगल लार्ज इन्वेस्टर। मेरी बात सुन लो, कभी भी अपने बिजनेस पे किसी एक इन्वेस्टर पे, किसी एक सप्लायर पे या किसी एक कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक आइडियल रेशियो मैं आपको बताऊं, मोर देन 10% ऑफ योर बिजनेस शुड नॉट कम फ्रॉम 1%। 10% से ज़्यादा कोई भी आपका बड़ा आपका कोई इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा बड़ा कोई भी आपका सप्लायर नहीं होना चाहिए। आपकी टोटल प्रोड्यूस का 10% से ज़्यादा बड़ा कोई आपका परचेजर, आपका कस्टमर नहीं होना चाहिए, वरना वो बंदा जैसा चाहेगा तुम्हें वैसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द इनफ्लो आउटफ्लो उसी बंदे से होगा। इन्होंने यही गलती करी। एक कंपनी थी एस्ट्रो होल्डिंग्स नाम की, उसका 95% होल्डिंग था गेट इट इन्फो में, और जब गेट इट इन्फो ने 2013 में आस्कमी को एक्वायर किया तो एस्ट्रो की 95% हो गई आस्कमी बाजार में।
अब क्योंकि एक ही इन्वेस्टर से इतना सारा पैसा आ रहा है, 2016 में उस इन्वेस्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया कि भाई मैं तो अपने सारे शेयर आसमी बाजार के बेच रहा हूँ, जिसे खरीदना है खरीद लो, मैं तो अपना सारा पैसा निकाल के जा रहा हूँ। तो उस इन्वेस्टर जैसा चाह रहा था, ये लोग वैसे काम कर रहे थे, और अंत में उस इन्वेस्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो कंपनी अपने आप ही डूब गई जब पैसे की कमी हो गई। तो क्योंकि रेवेन्यू तो इनका वैसे भी कुछ नहीं आ रहा था, उससे ज़्यादा तो ये लोग लॉस ही कर लेते थे। अच्छा, अगला है ब्रेकिंग योर ओन पिलर्स। सेवेंथ और लास्ट रीजन ऑफ इनका फेलियर इज ब्रेकिंग योर ओन पिलर्स। किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में 4 सबसे बड़े पिलर्स क्या होते हैं? आपका एम्प्लॉय, आपका सप्लायर, आपका कस्टमर और आपका ट्रांसपोर्टर या आपका डिस्ट्रीब्यूटर। इन्होंने चारों से ही पंगे ले रखे। एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे रहे, सप्लायर की पेमेंट नहीं निकाल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर की पेमेंट नहीं निकाल रहे हैं, कस्टमर को माल टाइम पे पहुंच नहीं रहा है, उसके रिफंड रह चुके हुए हैं, हर किसी से तो पंगे ले रहे हैं। बिजनेस बड़ा कैसे हो, बिजनेस खड़ा कैसे हो? पहले तो खड़ा हो बिजनेस, तभी तो पहले फिर बड़ा हो। इनका बिजनेस खड़ा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि फोकस ही नहीं है ना, पता ही नहीं है जाना कहाँ है, हम किस गली जा रहे हैं, अपना तो कोई ठिकाना नहीं। तो नहीं है ठिकाना तो फिर डूबोगे, नहीं है तो फिर डूबोगे, सिंपल सी बात है ना। जब मैं इस वीडियो की केस स्टडी डिज़ाइन कर रहा था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मेरे को इतना गुस्सा आया, लेकिन इससे बहुत बड़ी लर्निंग है आज के फाउंडर्स को, आज के एंटरप्रेन्योर्स को, कि भाई आप देखो, आप हमेशा ऐसा को फाउंडर चुनो जो जिसकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो और आपकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस हो, ताकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो और उसी हिसाब से काम करो। जो आपका बिजनेस है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ऑटोमेशन पे ध्यान देना है। वैसे मैं आपको बता दूं, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे लिंक्डइन पे उस पर आपने देखा होगा, मेरे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सर्टिफिकेट भी मैंने लिया हुआ है कोर्स करके। तो उस पे ध्यान दो, बीपीए पे ध्यान दो, सीआरएम पे ध्यान दो। फोकस सबसे पहले होना जरूरी है कि आपकी कंपनी कर क्या रही है। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कभी आसमी बाजार से सामान खरीदा है, और अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सामान लेके। और ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज, लर्निंग वाली केस स्टडीज आपसे छूट ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।